नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं A1 टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुक्ताकाश मंच रविंद्र भवन भोपाल में प्रदेश स्तरीय समयक अभियान कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए समयक अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने शासन के एक प्रतिनिधि की अप्रोच से अकाउंट सोर्सिंग कंपनी के माध्यम से विद्युत मंडल में नौकरी कर रहे एक युवा की व्यथा पर प्रकाश डाला। कार्यकर्ता सम्मेलन है। एक बार मैं अपने आवास पर बैठा था, एक पूर्व मंत्री महोदय मेरे साथ बैठे थे। उनके सामने के सोफा पर 2 बार के विधायक रहे नेताजी और उनके साथ और 2 लोग बैठे हुए थे कि विधायक महोदय की नजर दरवाजे पर पड़ी। उन्होंने बताया एक युवक कुछ देर से खड़ा है, शायद आपसे मिलना चाहता है। मैंने बोला बुला लीजिए। जब काफी आग्रह करने के बाद वो युवक कमरे में आया तो हमने बोला बैठिए बेटा। तो इधर उधर देखने लगा। मुझे यह समझते देर नहीं लगी, वो चाहता है ये नेता लोग उठे तो मैं अपनी बात रखूं, इनके सामने क्या बोलूंगा। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया। मैंने कहा बेटा बैठो, ये तो बैठेंगे, आप अपनी बात रखो। फिर भी बोलने को तैयार नहीं। काफी मान मनोल के बाद बड़ी मुश्किल से बोला तो बोला कैसे। उस युवक ने बोलना शुरू किया, क्या बताऊं सब, क्या बताऊं, मैं आत्महत्या। ये बात मुझे समझ में आई कि यह युवक कह रहा है मैं क्या बताऊं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। मुझे बड़ा अचरज हुआ, क्या बात, ये लड़का आत्महत्या करना चाहता हूं बताने के लिए मेरे पास आया अपनी समस्या। तो मैं बहुत जोर से बोल बैठी, क्या बात, क्या आत्महत्या करना चाहता हूं ये बताने के लिए आए हो? आपकी समस्या क्या है तो बताओ। जैसे मैंने जोर से बोला तो वह युवक एंजाइटी का शिकार था। चिकित्सक लोग बता सकते हैं ये डिप्रेशन का ही एक दूसरा रूप एंजाइटी भी होता है। वो एंजाइटी का शिकार था। ये बात सुन करके पता नहीं उसके दिलो दिमाग में क्या लगी, वो कपकपाने लगा और लगा सोफा पे गिर जाएगा, और गिर ही गया, बेहोश सा हो गया। कुछ ही देर में उसे डॉक्टर के पास पहुंचाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं निरंतर डॉक्टर के संपर्क में था। डॉक्टर, अब मैं यहां पे एक बात स्पष्ट और करना चाहता हूं कि डॉक्टर के पास पहुंचाने के पहले की घटना क्या हुई, मैं उसको और क्लियर करूं। वो से युवक के थोड़े ठीक स्थिति में आने पर मैंने उससे पूछा बेटा बात क्या हुई, बताओ क्या परेशानी है। तो उस युवक ने जो बात बताया बड़ी ही दर्दनाक। उसने कहा सर मैं रीवा का रहने वाला हूं। मेरे पिता के विधायक बनकर एक बहुत बड़े राजनीतिक हैसियत को प्राप्त नेता से बहुत अच्छे संबंध हैं। वे उनके साथ पढ़े लिखे हैं। इस नाते वे बार बार उनके पास जाते थे मेरी नौकरी के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वे कुछ सुनते नहीं थे। एक बार उन्होंने उनके पीए का सहारा लिया और अपनी बात उनके तक पहुंचाया। बड़े मुश्किल से टाइम मिला मिलने का, तो पिताजी मुझको लेकर के नेता महोदय के पास पहुंच गए। अब जब नेताजी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा यह मेरा बेटा है, इंजीनियरिंग तक पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पढ़ा है, इसे नौकरी नहीं लग रही है, इसकी उम्र बढ़ रही है, इसकी मेरे को शादी भी करनी है। तो जैसे पिताजी ने यह बात बोली, नेता महोदय ने अपने पीए को इशारा करके बुलाया, बोले सुनिए इनका काम हो जाना चाहिए। अब हम जब वो पीए महोदय के साथ थोड़ा आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़े ही थे कि नेताजी ने अपने पीए को बुलाया, तो सुनो तो। फिर पलट के गए वो। फिर नेताजी ने अपने पीए के कान में कुछ कहा। उसके बाद पीए महोदय हमें लेकर के दूसरे कमरे में चले गए। वहां जाने के बाद
पीए ने कहा काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो, लेकिन अभी टेम्परेरी नौकरी लगेगी। हमने बोले चलेगा साहब, टेम्परेरी से ही नौकरी तो लगे। बोले विद्युत मंडल में लग जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है साहब, इसके लिए क्या करना होगा? बोले 5 लाख रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 5 लाख रुपए। याद रखिए आप लोग, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। 5 लाख रुपए लगेंगे। मैंने सोचा सरकारी विभाग में विद्युत मंडल में नौकरी लग रही है, वो भी 5 लाख रुपए में, क्या बुरा है? किसान का बेटा था, कोई पैसा तो ऐसा था नहीं, लेकिन तत्काल पिताजी तैयार हुए, घर गए, एक जमीन बेचे, 7 लाख रुपए में जमीन बिक गई। तो 5 लाख देना था। 5 लाख रुपए लेके पीएम महोदय के पास पहुंच गए। पीएम महोदय बड़े ईमानदार, पता नहीं यहाँ मंत्री महोदय लोग, पूर्व मंत्री महोदय लोग बैठे, इनके पीए कितने ईमानदार थे मैं नहीं जानता, लेकिन उनके पीए जो थे बहुत ईमानदार। जैसे ही पैसा हाथ में मिला, उन्होंने फौरन एक व्यक्ति को फोन किया और उनको बोला कि इनका काम हो जाना चाहिए, मैं भी भेज रहा हूं। हम वहां गए जहां हमको भेजा गया। वहां जाने के बाद उन्होंने हमारे कागज पत्र सब देखे और देखने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा, विद्युत मंडल में आपका काम हो जाएगा, आपको केपीओ की नौकरी मिल जाएगी। हम बड़े खुश हुए, लेकिन उसने कहा भाई नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन 48,000 रुपए आपको और देने पड़ेंगे यहाँ पर। तो बोले क्यों? बोले कंसल्टेंसी कंपनी है, कंसल्टेंसी की फीस लगती है 48,000 रुपया, तब नौकरी लगेगी। पिताजी का दिमाग खराब हुआ, अरे अभी तो पैसा दिया, फिर पैसा मांग रहा है। मैंने किसी तरीके से पिताजी को समझाया कि पिताजी 5 लाख रुपए भी चले जाएंगे, वो तो पर्दे के पीछे से दिए हो, पर्दे के सामने वाला यहाँ लगेगा। पिताजी मान गए। 2 लाख रुपए बचा हुआ था जमीन का, वो उसको 48,000 रुपए दे दिए। जैसे ही 48,000 मिले, वो भी बड़े ईमानदार, पैसा मिला और ईमानदारी सामने आई। उन्होंने भी फौरन ऑर्डर जल्दी जल्दी बनाया और बोले जाके ज्वाइन कर लो। अब विद्युत मंडल में ज्वाइन किए केपीओ के पद पर। 1 महीना बीता, वेतन आई तो वेतन 16,000 नहीं मिली। कितनी मिली? मात्र 12,000 रुपया। अरे ये क्यों भाई, आपने 16,000 बताया था, 12,000 क्यों मिली? तो बोले ये 4,000 रुपए आउटसोर्सिंग कंपनी का कमीशन है, ये तो लगेगा ही। अब बड़ा मरना, करे तो क्या करे, 12,000 में कैसे घर चले, बड़ी विकट स्थिति बन गई। फिर भी मैंने मन में सोच के रहा, चुपचाप रह गया। पिताजी का जानते हैं, गांव के जो किसान लोग होंगे जानते हैं, बड़ा जल्दी गुस्सा भी आता है। जमीन बेच के नौकरी लगाया, हरामखोर नौकरी भी नहीं कर पाता, कम से कम इतना तो बोल ही देते हैं लड़के। तो लड़का शांत रहा, बोले अभी जमीन बेच के नौकरी लगाए हैं, अगर मैंने कुछ बोला तो मामला गड़बड़, चुपचाप नौकरी करने लगा। मुश्किल से 1 महीना और बीता कि पिताजी का फोन आना शुरू हुआ, अरे बेटा सुरेश थोड़ा आना तो। क्यों पिताजी क्या बात है? बोले शादी करना है, लड़कियों वालों के एड्रेस आ रहे हैं सब जगह से। दरअसल हुआ क्या था कि पिताजी जब गांव लौटे नौकरी लगने के बाद, तो सारे नातेदारों रिश्तेदारों में, आसपास पड़ोस के लोगों में ये प्रचारित कर दिया, मेरा बेटा जो इंजीनियर है ना, उसको सरकारी नौकरी लग गई है, केपीओ बन गया है, केपीओ। सारे रिश्तेदारी में चर्चा फैल गई, लड़का सरकारी नौकरी में लग गया फलाने का। तो रिश्ते वाले आने लगे, शादी की बात चलने लगी। अब जब शादी की बात चलने लगी तो लड़के को बुलाना पड़ा लड़की देखने के लिए। अब सुरेश ने मना किया, नहीं करना है शादी मेरे को अभी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, मजबूरी में जाना पड़ा। लड़की देखने गए। अब वो सुरेश के साथ बड़ी विचित्र स्थिति हुई भाई। पहली ही लड़की देखने गए थे, पहली लड़की थी, उसके पहले उन्होंने लड़की शादी की दृष्टि से नहीं देखा। लड़की देखे, लड़की वाकई में बहुत सुंदर थी। लड़की देखते के साथ पसंद आ गई और मन में लड्डू फूटने लगे, इसी लड़की से शादी होना चाहिए। अब सब कुछ अच्छा लगा, लड़की वालों को अच्छा लगा और उन्होंने फौरन तय किया कि हम आपके यहाँ आते हैं फलाने दिन। जिस दिन आना आने के बाद मेरे को बुलाए, मैं सामने बैठा ही था कि पिताजी थोड़ा पीछे गए और दरवाजे के ओट में खड़े होकर के बोलते हैं, बेटा सुरेश थोड़ा इधर आना तो।
मैंने सोचा पिताजी शायद इसलिए बोल रहे हैं कि इनका चाय नाश्ता का इंतजाम कर दो, लेकिन काहे चाय नाश्ते के इंतजाम के लिए बुलाए। पिताजी बोल बैठे, बेटा अब जानते हो वो क्या पूछेंगे। तो मैंने पूछा क्या पूछेंगे। बोले वो पूछेंगे वेतन कितनी मिलती है। बोले बता दूंगा। तो तुझे 16,000 बताएगा। तो और क्या बताऊंगा, क्योंकि पिताजी को मालूम था 16,000 मिलता है, मिलता तो 12 ही। तो और क्या बताऊंगा। बोले नहीं 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 बता देना 48,000 रुपए महीना मिलता है। बोले मैं 48,000 बता दूंगा, कुछ गड़बड़ हुआ तो। अरे कुछ नहीं होता बता दे। अब पिताजी ये कह के चले गए। मैं मन ही मन सोचने लगा ऐसा कैसे झूठ बोलूं, बाद में गड़बड़ हुआ तो भुगतना तो मेरे को पड़ेगा। मैं ये सोच ही रहा था, उसी पल मेरे को उस लड़की का ध्यान आया। यार लड़की बहुत सुंदर है। यदि मैंने इतना सा झूठ नहीं बोला तो निश्चित रूप से शादी नहीं होगी, और होगी भी लेकिन इस लड़की से तो नहीं होगी। करूं तो क्या करूं, बड़ी मजबूरी। ये लड़की पसंद आने के बाद में ऐसे ही होता है ना। बताओ भाई आप लोग, लड़की पसंद आती है तो कोई नकार पाता है क्या। जिनकी शादी नहीं हुई होगी तो बस, जिनकी शादी हुई है वो चुपचाप हैं। वो बोलते हैं यार ऐसा हुआ तो था, हम भी नहीं नकार पाए थे, लेकिन राज नहीं खोलना चाहते। कोई बात नहीं भैया, लड़की पसंद आने के बाद में कोई नहीं छोड़ना चाहता, और मैं भी नहीं छोड़ा था। मैं अपनी तो बता देता हूं। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा अगर झूठ नहीं बोला तो लड़की नहीं मिलेगी वो, इसलिए हिम्मत करके सामने गया और अपनी वेतन 48,000 बता। अब लड़की वाले खुश, लड़का इंजीनियर है, सरकारी नौकरी है, घरदार भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्या फर्क पड़ा। तो शादी तय हो गई। अब रीवा क्षेत्र में, माफ कीजिएगा मैं दहेज वहेज के खिलाफ हूं, लेकिन वहां ऐसा नियम चलता है इसलिए बोल दे रहा हूं। तो रीवा क्षेत्र में बड़े दहेज वहेज का थोड़ा अलग अलग टाइप का सिस्टम चलता है। तो पहले सगाई हुई, सगाई में काफी कुछ मिल गया। सगाई के बाद में वर इच्छा, मतलब वर की इच्छा जानू और दे दो जो मांगता है, तो वर इच्छा हुई, उसमें भी काफी कुछ मिल गया। फिर शादी हुई, शादी में सारा सामान मिला, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन आदि आदि है, तो सब सामान्य बात है। लेकिन एक वैगनार कार भी मिल गई। अब लोग शादी खूब धूमधाम से हुई। शादी होने के बाद में पत्नी को लेकर के ड्यूटी पर जाना था, अपने कार्यस्थल पर जाना था। तो अब सोचा कैसे किया जाए। कमरा तो एक सिंगल कमरे में रहता हूँ, बड़ी दिक्कत की बात है, थोड़ा बड़ा कमरा लेना पड़ेगा। तो वहाँ से मैंने सामान वामान जमा के आता हूँ, फिर ले जाऊँगा। आया, थोड़ा बड़ा कमरा लिया। पहले 2,000 रुपये महीने का कमरा था, अब थोड़ा बड़ा लिया। अब 5,000 रुपये महीने का लेना पड़ा, क्योंकि उसमें रहना सामान ही नहीं आया रहता। अब कमरा वमरा जमाया, सामान जमाया, पत्नी को लेके आया। शुरू में चिंता हुई, यार घर कैसे चले। 5,000 किराए में चले गया, 1,000-1,500 तो बिजली बिल हो जाएगा, 6,000 ऐसे निकल गए, 6,000 में घर कैसे चले। मैंने सोचा अभी क्या करना है, शादी का पैसा बहुत मिला है, वर इच्छा का, सगाई का, शादी का सब मिला है, उससे काम चला लूंगा, बाद में देखी जाएगी जो होगा। तो पत्नी को ले आया, कुछ दिनों तक कार से भी घुमाया, खूब चाट खिलाने भी ले गया, सब्जी भाजी भी अच्छा लेता रहा। पैसा खत्म 7-8 महीने में। अब करे तो क्या करे। अब बड़ी विचित्र स्थिति बनने लगी। अब पत्नी उड़ाना देने लगी। पहले सब्जी भाजी का लाते थे, घुमाने ले जाते थे, चाट खिलाने ले जाते थे, अब कहीं ले जाते नहीं। सारा का सारा पैसा माँ बाप को दे देते। अरे सारा पैसा माँ बाप को दे तो शादी क्यों किए। पत्नी को उड़ाना शुरू। इधर बेचैनी बढ़ ही रही थी कि अब मैं सोचा पिताजी से बात करूंगा। पिताजी से बात करने का मानस बना ही रहा था कि पिताजी का फोन आधम का। पिताजी ने फोन लगाते ही बोला, अरे निकम्मे, तूने तो हद कर दिया, तू तो कुछ ही दिनों में जोरू का गुलाम बन गया। अरे 1,000-2,000 रुपए तो देता माँ बाप को। अब साहब मैं करूं तो करूं क्या करूं। माँ बाप बोलते हैं ये तो पत्नी का गुलाम हो गया, 1,000-2,000 तो देता। और पत्नी बोलती है सारा का सारा पैसा माँ बाप को देते, तो शादी क्यों किए।
आखिर बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं माँ बाप को बहुत प्यार करता हूं, पत्नी को भी बहुत प्यार करता हूं। मुझे समझ नहीं आता करूं तो क्या करूं, घर चलना कठिन है, अब तो मर जाना ही ठीक है। और ये कहते कहते ही वो लड़का बेहोश हो गया, जिसे मैंने डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं निरंतर उनके संपर्क में था। डॉक्टर से पूछा क्या हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा साहब कुछ नहीं, डिप्रेशन है, नौकरी चाकरी की परेशानी। तो डॉक्टर ने कहा इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। तो मित्रों, ये बड़ी विचित्र समस्या है, कोई कहानी किस्सा नहीं है, सत्य कहानी है, सच्चाई है। तो उस शिक्षित बेरोजगार युवा की जो समस्या है, जो बीमारी है, उसका इलाज उस डॉक्टर के पास नहीं था। उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए मैं स्वयं निकल पड़ा और उसी का इलाज है ये समय का। अब एक बात